Namaste good Pulians, how are you beta? Fit and fine I think. Beta, in the last video we discussed about numericals of force, numericals of momentum. Okay, and in the last video we discussed about Newton's first law of motion and Newton's second law of motion. Okay beta, now we will discuss about Newton's third law of motion. Beta, Newton gave three laws of motion, first, second and third. First law and second law I have described you. Okay, today I will describe Newton's third law of motion. Beta, what does this law say? ये law क्या कहता है? Beta, this law says that every action has an equal and opposite reaction. It means अगर मैं किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाता हूँ, ठीक है, और आपको पता है फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज सम पर्टिकुलर डायरेक्शन. क्लियर? अगर मैं किसी बेटा बॉडी के ऊपर फोर्स लगाता हूँ तो आपको पता है वो बॉडी मेरे ऊपर भी फोर्स लगाएगी उतना ही जितना कि मैंने उस बॉडी के ऊपर फोर्स लगाया, बट ही विल अप्लाई फोर्स इन द अपोजिट डायरेक्शन. क्लियर? फाइनल? सपोज आई एम पुशिंग अ कार्ट. मैं किसी कार्ट को बेटा क्या कर रहा हूँ? पुश कर रहा हूँ. आई एम पुशिंग द कार्ट. बेटा, आई एम अप्लाइंग फोर्स इन दिस डायरेक्शन. यू नो, cart is also applying force on me in this direction. मैं कार्ट के ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ, कार्ट भी मेरे ऊपर फोर्स लगा रहा है. लेकिन अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर मैं भी कार्ट के ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ, यानी कि कार्ट के ऊपर भी फोर्स लगा हुआ है, कार्ट मेरे ऊपर भी फोर्स लगा रहा है, मतलब मेरे ऊपर भी फोर्स लगा हुआ है. मीन्स मेरे ऊपर भी फोर्स लगा हुआ है, उतना ही फोर्स कार्ट के ऊपर भी लगा हुआ है. ठीक है, तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि कार्ट क्यों चल रहा है, मैं क्यों नहीं चल रहा? फोर्स तो मेरे ऊपर भी लग रहा है ना. और सपोज मैं खड़े खड़े किसी को पुश कर दूँ किसी चीज़ को, तो जितना फोर्स मैंने उसको लगाया उतना ही उसने मुझे लगाया. तो मैं क्यों नहीं पीछे गया? मैंने उसको फोर्स उधर लगाया, उसने मुझे फोर्स इधर लगाया, मैं पीछे क्यों नहीं गया? वो बॉडी उधर क्यों चली गई? क्योंकि बेटा मेरा इनर्शिया है ना उस बॉडी से क्या है, ज़्यादा है. मुझे यहाँ से हिलाने के लिए ज़्यादा फोर्स चाहिए. ठीक है, सपोज कीजिए बेटा, सपोज दिस इज a box. Okay, it needs suppose 30 न्यूटन. ये 30 न्यूटन चाहता है यहाँ से खिसकने के लिए, शिफ्ट होने के लिए. ये बॉक्स कितना फोर्स चाहता है? 30 न्यूटन. न्यूटन मैं आपको बता रहा था कल, इट इज ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स. सपोज बेटा आई अप्लाई 10 न्यूटन फोर्स. सपोज ये बॉक्स हिलने के लिए बेटा 30 न्यूटन फोर्स चाहता है, और मैं हिलने के लिए कितना फोर्स चाहता हूँ बेटा? मैं हिलने के लिए चाहता हूँ बेटा 20 न्यूटन फोर्स. मेरी बात गौर से सुनना बेटा. ये बॉक्स हिलने के लिए कितना फोर्स चाहता है? शिफ्ट होने के लिए कितना फोर्स चाहता है? खिसकने के लिए कितना फोर्स चाहता है? 30 न्यूटन. मैं कितना चाहता हूँ सपोज बेटा? 20 न्यूटन. आप कहोगे सर ये फोर्स कितना चाहता है, ये कितना चाहता है? ये किस बात पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है बॉडी के मास पे, बॉडी के इनर्शिया पे डिपेंड करता है कि वो कितना फोर्स चाहता है यहाँ से हिलने के लिए, और मैं कितना फोर्स चाहता हूँ यहाँ से हिलने के लिए. ठीक है, क्योंकि नीचे बेटा क्या लगा हुआ है? फ्रिक्शन लगा हुआ है. क्लियर है बेटा? फाइनल? अगर बेटा नीचे फ्रिक्शन नहीं होगा ना, फिर तो इसको मैं थोड़े से फोर्स में ही हिला दूंगा. फ्रिक्शन की वजह से इसको कितना चाहिए? 30 न्यूटन. इसको कितना चाहिए? 20 न्यूटन. यानी कि इसका फ्रिक्शन फोर्स क्या है? ज़्यादा है. यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स क्या है बेटा? कम है. ठीक है, और फ्रिक्शन फोर्स किस पे डिपेंड करता है? इनर्शिया पे. इसका मास ज़्यादा है तो इसलिए इसका फ्रिक्शन क्या हो गया? ज़्यादा. इसलिए इसको 30 न्यूटन चाहिए हिलाने के लिए, और मुझे हिलाने के लिए सपोज कितना चाहिए? 20 न्यूटन चाहिए. क्लियर? मैंने इसको पुश किया, सपोज 10 न्यूटन फोर्स से पुश किया. कितने फोर्स से पुश किया बेटा मैंने इसको? 10 न्यूटन फोर्स से. तो इसने भी मुझे पुश किया 10 न्यूटन फोर्स से. ना तो बेटा ये हिलेगा ना ही मैं हिलूँगा. क्लियर? Now I apply 15 Newton force. Again, neither it will shift nor I will shift. When I apply 19 Newton force, neither it will shift nor I will shift. Beta, but when I apply 20 Newton force, then it will not shift, but I will shift. तभी तो मैं जब दीवार को पुश करता हूँ तो दीवार आगे नहीं जाती, मैं पीछे हो जाता हूँ. Okay? Suppose in second case, सपोज मुझे शिफ्ट होने के लिए कितना फोर्स चाहिए? हिलने के लिए, फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए कितना फोर्स चाहिए? 20 न्यूटन कोई मुझ पे लगाए.
और मैं शिफ्ट हो जाऊंगा, ठीक है। और इस पर कितना चाहिए, इसको चाहिए सपोज 15 न्यूटन। अब देखना बेटा, अगर मैं 10 न्यूटन लगाऊंगा तो 10 न्यूटन मुझे वापस मिलेगा। तो अगर मैं 10 न्यूटन फोर्स लगाऊंगा ना बेटा, तो ये ना ये शिफ्ट होगा ना ये शिफ्ट होगा। अगर मैं 15 लगाऊंगा तो बेटा ये शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन मैं फिर भी शिफ्ट नहीं होगा। तभी तो मैं खड़ा खड़ा किसी बॉक्स को क्या कर देता हूँ, पुश कर देता हूँ। बेटा इसका मतलब ये हुआ अलग अलग मास होगा तो फ्रिक्शन फोर्स भी क्या होगा बेटा, अलग अलग होगा। और अगर फ्रिक्शन फोर्स अलग अलग होगा तो ये जो फोर्स है ये फ्रिक्शन फोर्स ही है बेटा, ये मान के चलिए आप। क्लियर? तो ये फोर्स जो है 30 न्यूटन, 20 न्यूटन, 15 न्यूटन, ये क्या है, फ्रिक्शन फोर्स हैं जो नीचे लगे हुए हैं, जो इसको रोक के रखे हुए हैं, रोक के हिलने नहीं दे रहे, ये फ्रिक्शन फोर्स हैं। और फ्रिक्शन फोर्स बेटा किसकी वजह से होते हैं, इनर्शिया की वजह से, मास की वजह से। यानी कि जितना ज़्यादा मास हो जाएगा फ्रिक्शन फोर्स उतना ही ज़्यादा हो जाएगा, और ये वाला फोर्स भी उतना ही ज़्यादा हो जाएगा। अब बेटा ट्रेन है, ट्रेन का मास बहुत ज़्यादा होता है, ट्रेन का फ्रिक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ट्रेन के नीचे फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा हो जाएगा। फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा हो जाएगा ना, तो ये 30 न्यूटन है ना, इसकी जगह पे कितना होगा, 1 अरब न्यूटन, 1 करोड़ न्यूटन, ठीक है। तो अगर मैं इसको फोर्स लगाऊंगा ये मुझे वापस देगा, तो 1 करोड़ तक पहुंचना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा ना, उससे पहले तो मैं हिल जाऊंगा। ओके, तो मैं आपको एक बात बता दूं, जब भी मैं किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाता हूं, मैंने किसी चौक के ऊपर को मैंने पुश किया, चौक को मैंने पुश कर दिया, तो बेटा जितने फोर्स से मैं चौक को पुश कर रहा हूँ ना, चौक इज ऑल्सो पुशिंग मी इन बैकवर्ड डायरेक्शन। बट वाई चौक इज मूविंग, आई एम नॉट मूविंग, बिकॉज बेटा माई इनर्शिया इज मोर, फ्रिक्शन फोर्स इज मोर। और फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा होगा तो आपको पता है, अब इस केस में मैं नहीं हिला, ये हिल गया, इस केस में ये नहीं हिला, मैं हिल गया। क्लियर है? ओके ओके, सपोज इफ बोथ आर 20-20, it needs 20, it needs 20, suppose then we will be pushed simultaneously, then I will apply 20 Newton force. Clear beta? So every action has an equal and opposite action. When you apply a force on a body, then same force this body will apply on you, but in opposite direction. So beta, what will be definition of Newton's third law of motion? It is very important beta, it always comes in the exam, and I will also tell you about its examples. Newton's third law of motion. According to this law, every action क्या है, जो मैंने लगाया, और रिएक्शन क्या है, जो मुझे मिला। Every action has an equal and opposite reaction, ठीक है। इट मीन्स when we force on an object, जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं, when we force on an object, then that object reacts on me, that object reacts on me by applying same force in opposite direction. In opposite direction. Okay beta. Now beta, there are many examples which describes the Newton's third law of motion. Listen how. Suppose beta, when we throw a ball on the wall, then beta what happens, when the ball will strike on the wall, means ball applies force on the wall, and again the wall applies force on the ball and ball comes back. Clear beta? Okay, fine. So first example will be there. But here listen, Newton's third law of motion. According to this law, every action has an equal and opposite reaction. It means, beta, no need to write this. No need to write this. It's only for your understanding. It means when we force on an object, then that object reacts on me, applying same force in opposite direction. Clear beta? Now listen. Examples. It has many examples beta.
एग्जाम्पल्स। फर्स्ट सेम, when a ball is hit on a wall, then after hitting it comes back. It comes back because ball has applied force on wall and the same force the wall has applied on the ball। और बेटा टकराने के बाद बॉल क्यों चली, दीवार क्यों नहीं चली? बिकॉज दीवार का इनर्शिया क्या है बेटा, बहुत ज़्यादा है। व्हेन अ बॉल इज हिट ऑन अ वॉल देन आफ्टर हिटिंग इट कम्स बैक। ओके, बिकॉज the same force wall applies on ball in opposite direction, clear beta? This is example number 1, clear beta? Second example, listen, second example, suppose beta when we sit on the boat, जब हम किसी बोट पे बैठ के चप्पू को बेटा पीछे ऐसे पुश करते हैं, पानी को पुश करते हैं, तो पानी हमें बेटा कहाँ पुश करता है? आगे पुश करता है। यानी कि when we push the water backward while we are in the boat, then water push us in the forward direction। हमने पानी को कहाँ पुश किया बेटा? पीछे पुश किया, ओके, बट पानी ने हमें कहाँ पुश किया बेटा? आगे पुश किया। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अच्छा, तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं बताता हूँ बेटा। यू नो बेटा, आप यू हैव टू राइट ओनली 2 एग्जाम्पल्स, 1 and 1 more, only 2 examples बेटा। यू नो हाउ आर यू मूविंग? How are you moving? Beta, it's very important. How are you moving? Suppose beta, this is you. This is you. This is road and you are moving. You know which principle is there? Which is applicable when you are moving? Listen. बेटा जब आप चलते हो ना, ओके, लिसन, तो आपका एक पैर बेटा पीछे हो जाता है। चलते चलते आपका जो पैर होता है बेटा पीछे हो जाता है, ठीक है, पीछे हो जाता है, एक आगे एक पीछे, चलते चलते जो आपका पिछला पैर है ना बेटा, वो रिस्पॉन्सिबल है आपको चलाने के लिए। ये कैसे? एक पैर तो आपका सीधा होता है, एक पीछे, फिर ये पीछे हो जाता है, ये सीधा हो जाता है। इस तरीके से चलते हो ना आप बेटा। लिसन, यू आर पुशिंग द ग्राउंड, यू आर पुशिंग द ग्राउंड। आप पीछे जो आपका पैर है ना, ध्यान से देखो, देखो आप चलते हुए जब क्या करते हो बेटा, पीछे वाले पैर से अर्थ को क्या कर देते हो? प्रेस करते हो। यू प्रेस द ग्राउंड with force F, you press the ground with force F, same force earth applies on you in opposite direction F, same force, जितना फोर्स आपने लगाया था, अर्थ को पुश किया था, उससे अपोजिट डायरेक्शन अर्थ भी आपको फोर्स लगाएगी F। ओके, ड्यू टू, नाउ लिसन, इन +1 क्लास यू विल स्टडी दैट हाउ अ वेक्टर क्वांटिटी हैज converted into, how a vector quantity converts into components. It has 2 components. One component is in this direction, one component is in this direction. It has 2 components. Now listen, due to this component एक फोर्स ऐसा लगा हुआ है जो हमको चला रहा है। ये देखो, देखो, when we push the ground in this direction, the ground pushes us in opposite direction. It has 2 components, 1, 2. This component is responsible for motion of us. Clear? It means beta, while moving, while walking, Newton's third law is responsible there. Means if Newton's third law would not be there,
then we cannot even walk beta. In walking also Newton's third law of motion is applicable there. Clear? Because when we push the ground in this direction, ground pushes me in the opposite direction with the same force. It has two components, 1, 2. Due to this force means बेटा इसके दो कंपोनेंट का क्या मतलब है, इसके दो टुकड़े कर सकता हूँ मैं, एक किस डायरेक्शन में और एक किस डायरेक्शन में. मीन्स इसका ये हुआ कि बेटा दिस फोर्स, दिस कंपोनेंट ऑफ फोर्स इज, इसका जो ये टुकड़ा है ना, ये वाला टुकड़ा, ये मुझे आगे चलने के लिए क्या है बेटा, रेस्पॉन्सिबल है. क्लियर बेटा? फाइनल. सो सेकेंड एग्जाम्पल वी कैन राइट इट एज, सेकेंड एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल, व्हेन वी वॉक, जब हम चलते हैं बेटा, व्हेन वी वॉक देन वी पुश ग्राउंड बैकवर्ड. बस आप ये लिखेंगे, वी पुश ग्राउंड बैकवर्ड एंड ग्राउंड पुशेज अस फॉरवर्ड. बस ये लिखेंगे, हम ग्राउंड को पीछे धकेलते हैं, ग्राउंड में आगे धकेलते हैं. बस लिखने में ये लिखेंगे, ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे. ओके, क्लियर? फाइनल. दीज आर द टू लॉज ऑफ मोशन. अच्छा, एक और आप एग्जांपल लिख सकते हैं, बहुत बड़ी एग्जांपल है, फेमिलियर है, सॉरी फेमस एग्जांपल ये. टू एग्जांपल्स आर देयर नाउ. बेटा हैव यू सीन द वाटर पाइप ऑफ ए फायर ब्रिगेड? फायर ब्रिगेड के पास जो वाटर पाइप होता है और वो पानी को क्या करते हैं, फोल्ड करते हैं ऐसे, जहाँ आग लगती है तो उसको बुझाते हैं. तो बेटा आपने एक बात नोट की है, उस हैंडल को पकड़ना बेटा बहुत मुश्किल हो जाता है. रीज़न? क्योंकि बेटा पाइप ने क्या किया, पानी को बाहर निकाला. हम ये कह सकते हैं कि पाइप ने पानी के ऊपर क्या लगाया, फोर्स लगाया. और बेटा जब पाइप ने पानी के ऊपर फोर्स लगाया, देखो जैसे सपोज ये पानी यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से ऐसे निकल रहा है, तो पाइप ने पानी पे क्या किया, फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में. तो पानी ने भी क्या किया, पाइप के ऊपर फोर्स लगाया उल्टी डायरेक्शन में. तो मीन्स इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू होल्ड द पाइप, बिकॉज लगातार पानी इधर जा रहा है और इधर वाला पानी जो है वो उल्टा फोर्स लगा रहा है. जो लिसन, व्हेन द पाइप अप्लाइज फोर्स ऑन द वाटर, पानी को बाहर निकाल रही है ऐसे, द सेम फोर्स वाटर इज अप्लाइंग ऑन द पाइप एंड सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू होल्ड द पाइप. ओके, पाइप को पकड़ना बेटा बहुत क्या हो जाता है बेटा, बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज वाटर पुशेज पाइप इन बैकवर्ड डायरेक्शन, बिकॉज पाइप इज पुशिंग वाटर इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. क्लियर? फाइनल. पाइप वाला जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है, एक ऐसे एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, गन वाला. लिखेंगे आप गन वाला. गन के अंदर बेटा बुलेट होती है, आपने बुलेट को फायर किया तो गन ने बुलेट को उधर पुश किया, तो बुलेट ने गन को पीछे पुश किया. पीछे पुश करती है, इसलिए बेटा फायर करते हुए गन को पकड़ना भी मुश्किल होता है, क्योंकि एक शॉक लगता है. अगर मैं इसको फायर करता हूँ तो एक पीछे शॉक लगता है, क्योंकि बेटा गन पुशेस बुलेट फॉरवर्ड एंड बुलेट पुशेस गन बैकवर्ड. सो बेटा व्हेन बुलेट इज फायर्ड देन अ बैकवर्ड शॉक इज ऑलवेज देयर इन होल्डिंग द गन. क्लियर बेटा? सो वी विल राइट द एग्जाम्पल ऑफ गन. थर्ड एग्जाम्पल, when a bullet is fired by gun, then bullet reacts on gun by same force in opposite direction. In opposite direction. Hence shock is felt. शॉक इज फेल्ट, इसलिए महसूस होता है, हमें शॉक महसूस किया जाता है. तो 3 एग्जांपल्स, बॉल इज हिट ऑन द वॉल and wall again hits the ball in opposite direction. First. Second was when we walk, when we push the ground backward and ground pushes us forward. And third one is when bullet is fired from gun, then the bullet reacts on the gun in opposite direction with the same force. Clear? So shock, a backward shock is there
so it is very difficult to hold the gun at the time of firing. Okay beta, so these are the three examples of third law of motion, and you have to do these all three. 3 से ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है बेटा, only these 3 are sufficient for you. ओके बेटा, नेक्स्ट टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट टॉपिक बेटा हमारा क्या है बेटा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. मीन्स बेटा आई एम टेलिंग यू इट्स मीनिंग. लिसन, बेटा आज तो मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ, किसका मतलब क्या है. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बेटा लीनियर मोमेंटम. क्लियर बेटा. बेटा अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, मैं आपको बात बता दूँ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, पहले मैं डेफिनेशन लिखता हूँ उसके बाद आपको मतलब बताता हूँ. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम remains constant, remains constant, remains constant. यानी कि बेटा पहले मैं आपको बता दूं आइसोलेटेड सिस्टम है क्या. आइसोलेटेड सिस्टम मीन्स फ्री सिस्टम, मीन्स नो एनी एक्सटर्नल फोर्स वुड बी देयर इनसाइड द सिस्टम. ओके, नो एनी एक्सटर्नल फोर्स. सपोज आई हैव थ्रोन 2 balls इन दिस रूम, मैंने 2 बॉल को फेंक दिया, मैं बाहर चला गया. बेटा इज दिस सिस्टम आइसोलेटेड? नो, बिकॉज फ्रिक्शन फोर्स इज देयर. ओके, जब वो किसी दीवार के साथ कोलाइड करेंगी, ठीक है, तो वहाँ पे जो दीवार के साथ भी एक फोर्स, जब वो दीवार के साथ कॉन्टैक्ट में आएगी, वहाँ भी एक फोर्स भी, वहाँ भी एक फ्रिक्शन की तरह एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स काम करेगा. मीन्स आप बेटा आइसोलेटेड सिस्टम, मैकेनिकली आइसोलेटेड सिस्टम प्रोवाइड नहीं कर सकते, बिकॉज एटलीस्ट फ्रिक्शन फोर्स तो हर जगह होता है. बेटा आइसोलेटेड सिस्टम मीन्स नो एनी फोर्स मस्ट बी देयर, एक्सटर्नल फोर्स कोई नहीं होना चाहिए. ठीक है, वो 2 बॉडी आपस में जो टकराएं कुछ भी करें, लेकिन बेटा एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम मस्ट बी 0. ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स की तरह कोई भी फोर्स बेटा नहीं होना चाहिए. एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम मस्ट बी 0. आपस में टकराएं, एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएं, जो मर्जी करें, एक्सटर्नल फोर्स मस्ट बी 0. क्लियर है. दूसरी बात, आप कहोगे सर फ्रिक्शन तो कमरे के अंदर है, आप कह रहे हो इंटरनल एक्सटर्नल फोर्स शुड बी 0, लेकिन फ्रिक्शन तो रूम के अंदर है, एक्सटर्नल थोड़ी है. बेटा वो एक्सटर्नल ही हो गया, मतलब सिस्टम से तो बाहर है ना, उन बॉडी से तो बाहर ही, उन बॉडी से तो बाहर ही लग रहा है ना वो फोर्स. मैंने कहा बॉडीज आपस में फोर्स लगा सकती हैं, फ्रिक्शन तो बाहर हो गया ना फोर्स, वो तो बॉडीज के ऊपर लगा सकते हैं, बट इसको हम आइसोलेटेड सिस्टम में कंसिडर बेटा नहीं करेंगे. आइसोलेटेड मीन्स a system is isolated if external force on the bodies in the system is always equal to 0. This is called isolated system. Clear? Now listen, according to this law, for an isolated system, total linear momentum of the system remains constant. Means suppose 2 bodies are there, 2 balls are there, 2 balls are moving in a system, in an isolated system. मान लेते हैं आइसोलेटेड सिस्टम हो तो नहीं सकता, चलो मान लेते हैं 2 बॉल्स हैं, वो आइसोलेटेड सिस्टम में चल रही हैं. बेटा अगर मैं उन दोनों का लीनियर मोमेंटम को हमेशा प्लस करूँगा ना, हमेशा, चाहे वो 10 सेकंड के बाद करूँ प्लस, वो टकरा रही हैं, घूम रही हैं, फिर रही हैं इस रूम में, चाहे मैं 10 सेकंड के बाद टोटल मोमेंटम देखूँ, चाहे मैं 20 सेकंड के बाद टोटल मोमेंटम देखूँ, चाहे मैं 2 घंटे के बाद टोटल मोमेंटम देखूँ, हर टाइम बेटा उनका टोटल लीनियर मोमेंटम जो होगा वो सेम रहेगा. दिस इज द बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बेटा लीनियर मोमेंटम.
Clear? It's very important. And we will prove beta this topic in the further in the next video, because this is very last topic and this is very important for the point of view of examination beta. Again I am telling you beta, law of conservation of linear momentum. According to this law, for an isolated system, total linear momentum of the system remains constant. And again I am saying isolated system means एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम मस्ट बी जीरो. अगर किसी सिस्टम के ऊपर टोटल फोर्स जीरो है तो उस सिस्टम का लीनियर मोमेंटम हमेशा एक जैसा रहता है. क्लियर? फाइनल? एंड वी विल प्रूव इट. मैं इसको अगले वीडियो में प्रूव करूंगा, जिसमें दो बॉल्स को लेकर चलूंगा, आपस में टकराती रहेंगी वो आपस में, और मैं प्रूव करूंगा कि लीनियर मोमेंटम इज ऑलवेज रिमेंस कांस्टेंट. चलिए, ये बात तो खत्म हो गई. अच्छा बेटा, टेल मी वन थिंग, linear momentum is scalar quantity or vector quantity? I am saying momentum is mass into velocity. I told in the last video, mass into velocity. Mass is scalar quantity, velocity is vector quantity. When scalar quantity is multiplied with vector quantity, then result is again a vector quantity. So remember, linear momentum is a vector quantity. I think I have told you this before the last video. मैं इसको आपको शायद बता चुका हूँ. लीनियर मोमेंटम इज द वेक्टर क्वांटिटी लाइक फोर्स. क्लियर बेटा? नाउ वी विल प्रूव दिस लेटर ऑन, एंड इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम बेटा, देन यू कैन आस्क मी ऑन व्हाट्सएप ग्रुप. ओके बेटा? थैंक यू. गुड लक बेटा.